हाँ जी, तो नमस्कार मैं सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो अभी आपको पता है रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम सिटी है वो जारी हो चुकी है, आप सभी ने देख लिया होगा। तो मेरे पास एक कमेंट आया था टेलीग्राम पर कि सब्सक्राइब का क्या सीन होता है, सब्सक्राइब का क्या सीन होता है, कैसे लेके जा सकते हैं, कैसे नहीं लेके जा सकते, उस पर अपने आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे और मैं आपको सारी डिटेल से चीजें बता दूंगा। देखो प्यारे बच्चों, पहले तो मैं आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूं जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं उनका। मैं किसी के मतलब पढ़ाई पर या आरक्षण पर उन चीजों पर मैं बात नहीं करूंगा भी कोई कम पढ़ता है ज्यादा पढ़ता है। देखो, एक बार क्या हुआ, अब जैसे मैं खुद बीएलवी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, बीएलवी कैटेगरी से, बीआई होता है विजिबली इंपैर्ड, बीएलवी में होता है ब्लाइंड और लो विजन। मैं खुद इस कैटेगरी से, बीएलवी में मैं ब्लाइंड से बिलोंग करता हूं खुद। अब मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी तो गवर्नमेंट जॉब बहुत आसानी से लग जाती है, आपको तो आरक्षण मिलता है फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होता, आप तो आसानी से चीजें हासिल कर लेते हो, है ना। तो ये वहम निकाल दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। वैसे मेरी कैटेगरी है एससी, और एससी में वैसे स्पेशल कैटेगरी में बात करें तो मेरी कैटेगरी है वीआई। ठीक है, मान लीजिए रेलवे ने विज्ञप्ति जारी की 1000, किसी भी डिपार्टमेंट ने, रेलवे ने मान लो, मोस्टली किसी भी विभाग ने मान लो 1000 विज्ञप्ति जारी की। कितनी? 1000। कितनी जारी किया? 1000, सिर्फ 1000 जारी कर दी। उसमें एससी को मिल गई मान लीजिए 300 सीटें, 300 की अपने 400 कर देते हैं। एक संभावना बता रहा हूं, एससी कैटेगरी के बंदे कितने भर सकते हैं? 400। एससी के कितने बंदे? 400 बंदे हमने सिलेक्ट करने हैं। और जो वीआई है, कितने? वीआई विजुअली इंपैर्ड, जो स्पेशल कैटेगरी के हैं, उनकी इस 400 से बहुत कम होती है, यानी कि वीआई की लगभग 1% होता है, तो 1000 का 1% हो गया आपका 10 सीटें। वीआई को कितनी सीटें मिले? 10 सीटें, जिसमें 10 में से बी और एलवी दोनों मिक्स हो गई। कहां तो आप 400 सीटों पर फाइट कर रहे हो और कहां आप सिर्फ 10 सीटों पर फाइट कर रहे हो। तो कंपटीशन यहां कम है या ज्यादा है? कंपटीशन यहां पर ज्यादा हो। अब बोलेंगे सर सारे के सारे दिव्यांग थोड़ी होते हैं, बिल्कुल नहीं होते भाई, ये भी आपकी बात मैं मानता हूं, कोई हजारों में एक होता है, बिल्कुल आप बात की सही है। यहां पर तो जो फाइट करने वाले होंगे वो 10,000 भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पर जो फाइट करने वाले होंगे वो 10,000, इससे इसकी संख्या से कम होंगे। लेकिन अगर इनका रेशियो निकालोगे ना तो इसका रेशियो ज्यादा आएगा, इसका जो रेशियो है वो ज्यादा आएगा। दूसरी बात, अब कुछ पोस्टें ऐसी होती हैं, मैं ये वीडियो दिव्यांग जो भाई बहन में, जो मेरे दिव्यांग भाई बहन साथी हैं उनके लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, क्योंकि उनके मन में कुछ किसी को नहीं पता होता तो वो जवाब नहीं दे पाते सामने वाले को। ठीक है, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सिलेक्शन लेते ही लेते हैं। अब ये जो 1000 बच्चे हैं, रेलवे कुछ विज्ञप्ति ऐसी जारी करता है जिसमें पीएच को अप्लाई ही नहीं कर सकते, पीएच कैटेगरी अप्लाई ही नहीं कर सकती। जैसे अभी मैंने 2 वैकेंसीज देख लिया रेलवे की, एक तो रेलवे ग्रुप डी ही देख लिया, आरआरबी ग्रुप डी, जिसमें एलवी यानी कि सॉरी वीआई, वीआई में ब्लाइंड की कोई सीट ही नहीं है, यानी कि ब्लाइंड की कोई सीट ही नहीं है, तो मेरा फॉर्म ही नहीं भरा गया रेलवे में। इस बार रेलवे में फॉर्म ही नहीं भरा गया, क्यों? क्योंकि मैं ब्लाइंड से बिलोंग कर रहा हूं। तो किसका भरा गया था? लो विजन का भरा गया था। एलवी का फॉर्म अप्लाई हो गया लेकिन ब्लाइंड का नहीं हुआ, क्यों? रेलवे में सीट ही नहीं थी। तो ब्लाइंड वाले सीधे सीधे बाहर, लो विजन वाले एग्जाम देंगे। ठीक है, तो इसमें हम आगे देखेंगे। अब तो एलवी के तो फॉर्म भरे गए, ब्लाइंड के फॉर्म ही नहीं भरे, क्योंकि फॉर्म सिस्टम ने उठाया ही नहीं। तो ये बच्चे बेचारे सीधे सीधे बाहर। जैसे रेलवे एएलपी की विज्ञप्ति जारी करता है तो इसमें पीएच कैंडिडेट जिसमें ब्लाइंड और लो विजन को हायर ही नहीं किया जाता, तो वो भी सीधे बाहर। तो बहुत से तो कंपटीशन से सीधे ही बाहर हो गए, जिसमें एससी वाले तो आराम से फॉर्म भर सकते हैं। अब आपको जब मौका ही नहीं दिया जाएगा, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि मौका देना चाहिए, क्योंकि एएलपी तो सीधी सी बात है, बहुत एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है जिसमें ब्लाइंड और लो विजन को नहीं हायर कर सकते। ठीक है, वो एक अथॉरिटी है अपने सिस्टम की,
या डिपार्टमेंट की, उस पर अपने बात नहीं कर रहे हैं, ना ही उस पर कुछ सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अपने थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आगे बात करें। अभी सेक्शन कंट्रोलर की भर्ती आई थी, उसमें बीएलबी की सीट ही नहीं है, कर लो बात, वो बच्चे भी सीधा सीधा बाहर, हालांकि ऐसे वाले फार्म अप्लाई करेंगे। अब कई बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर हम डायरेक्ट एससी से अप्लाई कर देते हैं, जो बीएलबी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या किसी और कैटेगरी से, सर हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। वेरी गुड, आप अप्लाई कर दो, एग्जाम भी आप क्रैक कर लोगे, डीवी में या मेडिकल में आप बाहर कर दिए जाओगे, डीवी और मेडिकल में आप बाहर कर दिए जाओगे, क्या फायदा उसका। ठीक है, तो कंपटीशन दोनों तरफ ही है, तो आप ये दिमाग से निकाल दो कि जो दिव्यांग अभ्यर्थी होते हैं उनका जल्दी सिलेक्शन होता है, नहीं होता, उनको तो बहुत ज्यादा माथापच्ची होती है, बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मैं खुद करता हूं हर एग्जाम में। अब बात करते हैं स्क्राइब की। स्क्राइब का मतलब होता है हेल्प लेना, हेल्प, यानी कि आप अगर लिख नहीं सकते और आप देख नहीं सकते और आप पढ़ नहीं सकते। अब पढ़ नहीं सकते का मतलब क्या है? अब आप लिख नहीं सकते, एक तो आप अगर लिख नहीं सकते, आप देख नहीं सकते, अब देख नहीं सकते तो पढ़ भी नहीं सकते भाई, देख नहीं सकते और पढ़ नहीं सकते, ये तीन कंडीशन अगर आपके पास है मोस्टली, तो आपको डिपार्टमेंट रहता है वो स्क्राइब की सुविधा देता है। क्या सुविधा देता है? स्क्राइब, यानी कि आपको कोई भी एक आप हेल्पर लेके जा सकते हो अपने साथ में, जो आपके एग्जाम को रीड करने में आपकी हेल्प करेगा, या आपको एग्जाम में आपको मतलब जो आप उसे बोलोगे ना वो उसे लिखने का प्रयास करेगा। ये नहीं है कि आपका एग्जाम सॉल्व करेगा, नहीं, एग्जाम आपका पेपर सॉल्व वो नहीं करेगा, आपका पेपर सॉल्व वो नहीं करेगा, बस आपको पेपर पढ़ने में या पेपर को जैसे मान लीजिए, अब जैसे मैं हूं, मैं लिख नहीं सकता, हालांकि वास्तव में मैं लिख सकता हूं, वास्तव में मैं लिख सकता हूं, तभी तो आपके सामने लिख रहा हूं। हाँ, मुझे बारीक अक्षर दिखाई नहीं देते, मैं पढ़ नहीं सकता। अब मैं किसी को हेल्पर ले जाऊं, मैं उसको यही बोलूंगा कि मुझे बस पढ़ के बता दे भी लिखा हुआ क्या है, कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है वो पढ़ के बता दे, वो मुझे पढ़ के सुनाता रहेगा, मैं अपना पेपर सॉल्व करता रहूंगा। दूसरी बात, लिखने में क्या होता है, अब किसी बंदे के हाथ नहीं है तो वो पेपर सॉल्व कैसे करेगा, लेकिन वो माइंड में तो सॉल्व कर ही सकता है, वो बोल देगा भाई हाँ 5 को 7 से गुना करो, उसके बाद में ये करो, उसके बाद में वो करो, वो जो उसको साथ में बैठा हुआ वो उसकी हेल्प करेगा। इस तरीके से वो अपना एग्जाम देता है, उसे बोलते हैं स्क्राइब, वो आपकी हेल्प करता है। साथ में आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता है, क्या मिलता है? एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा टाइम भी आपको मिलता है। कितना मिलता है सर? 1 घंटे पर आपको 20 मिनट मिलते हैं, यानी कि नॉर्मल कैंडिडेट को अगर 1 घंटे का एग्जाम है तो आपका एग्जाम 80 मिनट का होगा, यानी कि 1 घंटा तो मिल रहा है पर 1 घंटे पर आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। ये थोड़ा सा पीएच कैंडिडेट को फायदे वाला पॉइंट है, ये थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि फायदे वाला पॉइंट है। क्यों? क्योंकि उनको परेशानी हो रही है ना पेपर पढ़ने में, पेपर लिखने में, तो टाइम लग रहा है, इसलिए गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट होता है उन्हें एक्स्ट्रा टाइम देता है। दूसरी बात, सर स्क्राइब कैसे लेके जा सकते हैं? अभी रेलवे ग्रुप डी के जैसे फार्म भरे गए थे, अभी इसका एग्जाम है, फार्म भरे गए थे इसके, तो डिपार्टमेंट ने आपके सामने जब आप पूछा जाता है, आप अपना नाम फिल कर देते हो, पिता का नाम, एड्रेस वगैरह सारा कुछ फिल कर देते हो, तब आपसे वो पूछता है कि क्या आप दिव्यांग हैं, आप दिव्यांग हैं, आप कहोगे हाँ, आप क्या कहोगे वहां पर? अगर हो तो, ऐसे नहीं है हो नहीं सीधे ये हाँ कर दो तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी, आप कहोगे हाँ। फिर वो पूछेगा कि कौन सी कैटेगरी की से, तो अब मैं बीएलवी से हूं तो मैं आपको बीएलवी से बताऊंगा, मैं लिख दूंगा भी मैं हूं वीआई से, कौन सी? वीआई से। फिर वो वीआई में ऑप्शन देगा ब्लाइंड या लो विजन, तो मैं टिक करूंगा ब्लाइंड, ठीक है। फिर वो पूछेगा आपको श्रुत लेखन की आवश्यकता है, श्रुत लेखन की आवश्यकता है, मैं वहां पर कर दूंगा हाँ। फिर वो पूछेगा विभाग द्वारा या स्वयं, विभाग द्वारा या स्वयं। अब यहां पर आपका सारा सिस्टम है, यहां तक आप पहुंचे। अब यहां तक जो नहीं पहुंचे तो उनका कोई सीन ही नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आप दिव्यांग और आपने अप्लाई नहीं किया, भी मैं दिव्यांग हूं और आपने अप्लाई नहीं किया, तो आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। यहां तक आपने सही कर दिया। अब यहां पर अगर आपने कर दिया कि मुझे स्क्राइब चाहिए विभाग द्वारा, तो आपका झंझट खत्म, आपका सारा झंझट खत्म, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपना एडमिट कार्ड, अपने डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपका यूडीआईडी कार्ड हो जाएगा, ऑनलाइन सर्टिफिकेट हो जाएगा, ऑफलाइन सर्टिफिकेट हो जाएगा, फोटो कॉपीज
एक्स्ट्रा 2-4 फोटो, आधार कार्ड वगैरह ये आपके हो जाएंगे, आप एग्जाम सेंटर चले जाइए। ठीक है, वहां से विभाग आपको स्क्राइब की सुविधा प्रोवाइड करवाएगा। अगर आपने कर दिया स्वयं, भी हम स्वयं लेके आएंगे, तो जब आप स्वयं करोगे, भी मैं स्वयं लेके आऊंगा स्क्राइब को, तो विभाग आपसे पूछेगा कि जो आपका स्क्राइब बनने वाला है उसकी डिटेल फिल करो, साथ के साथ इसकी डिटेल आप फिल करो। वहां पर आपने डिटेल फिल कर दी। अब वहां पर एक क्या कंडीशन हुई थी वो मैं आपको बता देता हूं, शायद आपको परेशानी न हो। आप ना थोड़ा सा भी रिस्क मत उठाना, अगर आप दिव्यांग हो तो आप रिस्क मत उठाना, ठीक है। और अगर इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं मैंने जो देखा था वो मैं आपको बता देता हूं। अब मेरा एग्जाम सेंटर 2024 वाली भर्ती की मैं बात कर रहा हूं, मेरा एग्जाम था 12 दिसंबर को, 12 दिसंबर 2025 में जब मेरा एग्जाम था। तो एग्जाम सेंटर में क्या हुआ, हमारा जो एग्जाम सेंटर था वहां पर 2 कैंडिडेट ऐसे थे जो बीएलवी के थे, 2 कैटेगरी बीएलवी के, 2 कैंडिडेट बीएलवी के थे, जिसमें एक मैं था, एक एक्सवाइजेड जो भी था। ठीक है, 2 कैंडिडेट थे, एक मैं और एक एक्सवाइजेड, कोई भी हो सकता है। अब हुआ क्या, मैंने स्क्राइब का किया था, मैं डिपार्टमेंट से मुझे स्क्राइब चाहिए तो मुझे परेशानी नहीं हुई। मैंने वहां पर रिपोर्टिंग से 15 मिनट आधा घंटा पहले वहां पर बात कर ली, रिपोर्टिंग टाइम से पहले आधा घंटा बोल दिया भाई मैं डिपार्टमेंट को मैंने यस किया हुआ है, मुझे स्क्राइब है वो डिपार्टमेंट से चाहिए। तो उन्होंने अपना सारा का सारा अपना स्क्राइब कहीं से लाए, मुझे कोई मतलब नहीं है, उन्होंने मुझे स्क्राइब की व्यवस्था प्रोवाइड करवाई। लेकिन इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने स्वयं का कर दिया, सेल्फ का कर दिया, मैं स्क्राइब खुद लेके आऊंगा। यानी कि जब उसने फॉर्म भरा है तो उसने डिटेल भरी है। अब रेलवे जो ग्रुप डी भर्ती है वो थी 10th पास की, यानी कि इसमें 10th पास वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, 10th पास वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने 12th पास की 10th पास की है और 18 साल उनकी उम्र है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इस भाई साहब ने स्क्राइब के लिए अप्लाई किया, लेकिन इन्होंने जो स्क्राइब की क्वालिफिकेशन थी, स्क्राइब की जो क्वालिफिकेशन थी वो थी उनकी 12th पास, 12th पास थी। तब स्क्राइब की क्वालिफिकेशन जो गाइडलाइंस कहती है वो ये गाइडलाइंस है कि जो स्क्राइब की क्वालिफिकेशन है ना वो भर्ती की क्वालिफिकेशन से कम होनी चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात, जो स्क्राइब की क्वालिफिकेशन है ना वो भर्ती किस क्वालिफिकेशन पर करवाई जा रही है, किस क्वालिफिकेशन पर वो भर्ती करवाई जा रही है, स्क्राइब की क्वालिफिकेशन उस पर होनी चाहिए। यानी कि स्क्राइब की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए थी, कम से कम 9th या 10th अपेयरिंग, या तो 9th पास आउट हो या 10th में पढ़ रहा हो, बस ये 2 ही कंडीशन थी वहां पर। अब भाई साहब ने ये कर दिया, सिस्टम ने उठा भी लिया फॉर्म, जब फॉर्म अप्लाई किया तो सिस्टम ने उठा लिया और यस भी हो गया, सारा कुछ हो गया। जब वो इस स्क्राइब को लेकर सेंटर पहुंचा तो रेलवे विभाग के अधिकारियों ने उस स्क्राइब को एंट्री नहीं दी, रेलवे विभाग ने उस स्क्राइब को एंट्री नहीं दी। अब वहां पर थोड़ा बहुत बहसबाजी भी हुई थी, लेकिन रेलवे अधिकारियों को हमसे ज्यादा नॉलेज होती है तो उन्होंने उसको एंट्री नहीं दी। तो आप ये गलती मत करना, और स्क्राइब जब आप फिल करो तो अपना सारा सिस्टम है वो देख के चलना, ठीक है। ये है न्यू गाइडलाइंस। पहले क्या होता था, पहले जो स्क्राइब का सीन होता था वो क्या होता था भाई, एग्जाम फॉर्म नहीं भरा होना चाहिए। अब स्क्राइब का लोग मिस यूज करने लगे, स्क्राइब का जो लोग है वो मिस यूज करने लगे। कैसे मिस यूज ऐसे करने लगे, जैसे मान लीजिए कोई बंदा किसी भी चीज की तैयारी कर रहा है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, वो फॉर्म नहीं भरता था उसका और किसी का एग्जाम दिलवाने चला जाता था। इस तरीके से एग्जाम में थोड़ा बहुत हो जाता था, क्योंकि जेन्युइन बच्चों की सीटें खराब होती थी, वहां पर जो जेन्युइन बच्चे थे उनकी सीटें खराब होती थी। पर अब विभाग ने ये थोड़ा सा कर दिया है और दिव्यांगों के लिए बहुत ज्यादा वो स्थायी वगैरह वो सारा सिस्टम चल रहा है, ठीक है। अपने इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इस ज्यादा बात नहीं करेंगे क्या है क्या नहीं है, पहले क्या था अब क्या था। लेकिन नई गाइडलाइंस यही है कि आपका जो स्क्राइब है अगर आप विभाग से मांगते हो तो विभाग आपको प्रोवाइड करवाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, आपका कुछ भी नहीं होगा। बस आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए, आपकी अथॉरिटी पूरी होनी चाहिए, आपके फॉर्म में यस किया होना चाहिए और डिपार्टमेंट का होना चाहिए। अगर आपने स्वयं किया तो स्वयं के लिए आप स्क्राइब लेके जा रहे हो, जब आप फॉर्म भरते हो तो उसको पहले ही आपकी क्वालिफिकेशन कम भरो ताकि आपको दिक्कत परेशानी न हो, ठीक है। तो ये थी आपको स्क्राइब को लेकर महत्वपूर्ण गाइडलाइंस। और फिर भी अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई या कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।